गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अर्थशास्त्र का अध्यापक बलवंत विश्वकर्मा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मांग तथा मांग का नियम। अर्थशास्त्र विषय पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप कहीं भी कहेंगे कि हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो साधारण सा अर्थशास्त्र जानने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत पूछ देता है, अच्छा तो बताओ मांग का नियम क्या है। यदि आप अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं तो तुरंत बता लेंगे। सामाजिक परिदृश्य से भी और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मांग तथा मांग के नियम के अंतर्गत सबसे पहले हम आज मांग को देखेंगे कि ये मांग भला क्या होती है। मांग, डिमांड, जिसको अंग्रेजी में डिमांड कहते हैं। आप साधारण रूप में आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम मार्केट में अपनी ज़रूरत के अनुसार खरीदते हैं वही वस्तुओं की मांग होती है। निश्चित रूप से हम भी आपसे सहमत हैं, लेकिन जो कुछ भी खरीदते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जो है उसके पीछे पीछे क्या क्या प्रोसेस कार्य कर रहा है, यानी कि ये मांग किन किन तत्वों के द्वारा पूर्ण होता है। केवल आप मांग करते हैं, कोई वस्तु चाहते हैं, उतने ही से मांग नहीं हो जाती। मांग के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु को आप प्राप्त कर लें, और वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होनी चाहिए, और तीसरा उस साधन को, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। यानी कि आपके पास पैसा है और पेन खरीदना चाह रहे हैं, तो पेन खरीदने की एक तत्परता भी होनी चाहिए कि हाँ, आपको पेन चाहिए तो पेन, पैसा हम खर्च करके पेन खरीद लें। ऐसा नहीं कि पैसा बचा रह जाए और पेन भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से इन तीनों तत्वों के संयोग से मांग बनता है। तो मांग हमने देख लिया क्या है कि मार्केट में किसी भी सिंपल सा एक लाइन में हम कह सकते हैं, मार्केट में जब हम वस्तुओं और सेवाओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार परचेज खरीद लेते हैं, तो उन वस्तुओं का मांग हो जाती है। अब मांग कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत मांग। जैसे हम गए, हमको ज़रूरत है एक टेलीविज़न की, टेलीविज़न खरीद करके लेकर चले आए, तो यह मांग क्या है? व्यक्तिगत मांग, क्योंकि हमारी अपनी ज़रूरत थी उस वस्तु की। दूसरा है बाजार मांग। जब एक ही वस्तु है और बाजार में सभी के द्वारा उसी वस्तु की मांग की जाती है, तो ऐसी मांग को बाजार मांग कहते हैं। जैसे परीक्षा आ गई है, सबको पेन की आवश्यकता है, पेन एक ही है, केवल पेन ही है, और सभी के द्वारा जो है पेन की मांग कर ली जाती है, तो ऐसी मांग क्या कहलाएगी? बाजार मांग कहलाएगी। फिर तीसरा है कीमत मांग। कीमत मांग क्या होगी? असली यहीं से जो है मांग का नियम की उत्पत्ति होती है। कीमत मांग क्या होती है? विभिन्न कीमतों पर जब वस्तुओं की मांग की जाती है, आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि जब ज़्यादा कीमत रहती है तो हो सकता है कि कम वस्तुओं की मांग हो, कम कीमत रहती है तो हो सकता है ज़्यादा वस्तुओं की मांग हो। यानी कि विभिन्न कीमतों पर जब वस्तुओं की
ज़्यादा या कम मांग की जाती है तो इस तरह की मांग को ही कीमत मांग कहते हैं। फिर आय मांग यानी कि इनकम डिमांड। आय मांग क्या है? आय मांग का तात्पर्य है कि जब हमारी इनकम बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, हम ज़्यादा मांग करने लगते हैं ना। इसीलिए जब हमारी आय के बढ़ने या घटने से वस्तुओं की मांग बढ़ या घट जाती है तो इस प्रकार की मांग आय मांग होती है। फिर पांचवा है आड़ी या तिरछी मांग। अंग्रेजी में क्रॉस डिमांड कहते हैं, आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग मैं बताऊं कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से दूसरे वस्तु की मांग प्रभावित होती है या दूसरे वस्तु की मांग घटता या बढ़ता है तो इस प्रकार की मांग को ही हम आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, आप देखेंगे, मान लेते हैं कि कॉफ़ी 5 रुपये में एक कप है और चाय 4 रुपये में एक कप है। चाय की कीमत बढ़ जाती है, वो भी 5 रुपये की हो जाती है, तो लोग चाय पीना चाहेंगे। सोचेंगे जब 5 रुपये में चाय भी है और 5 ही रुपये में कॉफ़ी है तो लोग जो है कॉफ़ी पीना पसंद करने लगेंगे ना। तो इसलिए कीमत बढ़ी है चाय की, लेकिन मांग किसकी बढ़ जा रही है? कॉफ़ी की। तो इस प्रकार के मांग को ही आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। फिर है संयुक्त मांग। जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई वस्तुओं की मांग की जाती है। उद्देश्य हमारा एक ही है लेकिन कई वस्तुओं की मांग की जाती है, तो ऐसी मांग को हम सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे अब हमको एक फर्नीचर सिर्फ बनाना है। फर्नीचर बनाने के लिए हमको, या छोड़िए, चाय ही हमको बनाना है, चाय बनाना है। चाय बनाने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की मांग की ज़रूरत पड़ेगी? दूध की ज़रूरत पड़ेगी, चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, चाय पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी, गैस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि सिर्फ चाय के लिए हमें कई वस्तुओं की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार के मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। फिर है व्युत्पन्न मांग। इसको अप्रत्यक्ष मांग भी कहते हैं। व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग क्या होती है? हम मांग किसी अन्य वस्तु का कर रहे हैं और मांग होने लग रहा है किसी अन्य वस्तु का। जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, यानी कि घर का मांग हो रहा है, और मांग किसका बढ़ जाएगा? ईंट का मांग बढ़ जाएगा, गिट्टी का मांग बढ़ जाएगा, या छड़ का मांग बढ़ जाएगा। यानी कि बिल्डिंग बनाने में प्रयोग होने वाली सारी वस्तुओं का मांग बढ़ जाएगा। इस तरह से एक वस्तु का मांग बढ़ने से अन्य वस्तुओं की मांग, उससे संबंधित अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। इस मांग को साधन की मांग भी कहते हैं। सामूहिक मांग। सामूहिक मांग क्या होता है? जब हम एक ही वस्तु की मांग करते हैं अनेक प्रयोग के लिए, तो इस प्रकार की मांग को हम सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे लकड़ी की मांग करते हैं, कहीं जलाने के लिए, ईंधन के रूप में जलाने के लिए, कहीं फर्नीचर बनाने के लिए। तो इस प्रकार की मांग क्या हो गई? सामूहिक मांग। ठीक है, तो ये था मांग और मांग के प्रकार। अब हम आते हैं मांग को प्रभावित करने वाले घटक। क्या क्या तत्व है जो मांग को प्रभावित करता है? सबसे पहले वस्तु का मूल्य। कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा हो जाएगी, कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम हो जाएगी। यानी कि
कीमत सबसे पहले जो है मांग को प्रभावित करती है। उसके बाद उपभोक्ता की रुचि, पसंद, फैशन, उसकी रुचि जो है किसी अन्य चीज़ों में है तो क्या होगा कि अपने आप मांग जो है प्रभावित हो जाती है। जैसे अचानक से जो है देखा देखी किसी को जो है एक्टिवा स्कूटर जो है बहुत पसंद आने लगता है, तो अचानक से जो है वह एक्टिवा स्कूटर की मांग कर देता है, जबकि जो है उसके पास ऑलरेडी एक दूसरी स्कूटर है। ठीक है, फैशन में बदलाव आ जाता है तो जो है जैसे फैशन, हमारे पास कपड़े भरे पड़े हैं, कीमत बढ़ जाने के बाद भी चूँकि फैशन चल गया है फटा हुआ कपड़े वाला जीन्स का, तो हम फैशन के वजह से जो है उस कपड़े की मांग करने लगते हैं, भले ही कीमत बढ़ गई है। तो इस तरह से जो है रुचि, पसंद, फैशन के वजह से भी जो है वस्तु की मांग प्रभावित होती है। फिर संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन। संबंधित वस्तुएं जो है दो प्रकार की होती है, एक स्थानापन्न वस्तु और दूसरा पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु क्या होती है? जब दो वस्तु एक दूसरे की जगह पर प्रयोग हो तो उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। और पूरक वस्तु क्या होती है? जब दो वस्तु साथ साथ प्रयोग हो। जैसे चाय और कॉफ़ी, मैंने अभी बताया चाय और कॉफ़ी, यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, कॉफ़ी की कीमत घट जाए तो चाय की मांग घट जाती है। ठीक है, तो इस तरह की से जो है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग प्रभावित होती है। पूरक वस्तु क्या हो गई? जैसे स्कूटर और पेट्रोल दोनों साथ साथ चलती हैं। अब पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो स्कूटर की मांग घट जाएगा। पेट्रोल का कीमत घट जाता है तो स्कूटर का मांग बढ़ जाएगा। भाई कम आय वाले भी जो है स्कूटर खरीद लेंगे। फिर है उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन। मान लेते हैं कि हमारी कमाई बढ़ गई तो मांग बढ़ जाएगा, कमाई घट गई तो मांग घट जाएगा। फिर सामान्य वस्तुओं और निकृष्ट वस्तुएं। जब हमारी आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और जब हमारी आय बढ़ती है तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग घट जाती है। ये सामान्य वस्तुएं और निकृष्ट वस्तुएं होती क्या है? एक्चुअली यह वस्तु और कुछ नहीं बल्कि यह आय पर है। जब हमारी कमाई बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है, तो सामान्य वस्तु वही वस्तु होगी जो आय बढ़ने के साथ साथ जो है उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन आय बढ़ने के कारण जब किसी वस्तु की मांग घट जाए तो उस वस्तु को हम निकृष्ट कोटि की वस्तु कहते हैं। जैसे आज के दौर में हम साइकिल को कह सकते हैं। जब हम आय बढ़ती है तो हम साइकिल नहीं खरीदते हैं, बल्कि मोटरसाइकिल, या थोड़ा और आय बढ़ गया तो कार खरीद लेते हैं, साइकिल नहीं खरीदते। तो साइकिल क्या हो गई? निकृष्ट कोटि की वस्तु हो जाएगी। ठीक है, जलवायु और मौसम। जलवायु बदल गई, मान लेते हैं कि ठंडी का महीना अचानक से आ गया, तो भले ही स्वेटर का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन हम स्वेटर ज़रूर खरीदते हैं। यानी कि मौसम बदलने के साथ, जलवायु बदलने के साथ वस्तु की मांग बदल जाती है। देश में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि देश में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो अचानक मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोगों का आय इनकम बढ़ जा रहा है ना, तो अचानक से मांग बढ़ जाएगा। फिर जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या अचानक से बढ़ जाए तो स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो सभी लोगों के लिए ज़रूरत पूरा करने के लिए मांग अपने आप
बढ़ जाएगा। भविष्य में कीमत परिवर्तन होने की संभावना, मान लेते हैं आपको लगे कि नमक का कीमत बढ़ने वाला है 1 महीने बाद, तो आप क्या करेंगे, आज ही जो है ढेर सारा नमक खरीद करके घर में रख लेंगे। तो यानी कि यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है, तो आज के समय में उस वस्तु की मांग प्रभावित हो जाती है। विज्ञापन का प्रभाव, आज के दौर में आप जानते हैं कि विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना रहा है। यानी कि किसी वस्तु के बारे में विज्ञापन के द्वारा जो है झूठ फरेब बोल करके, बढ़ा चढ़ा करके उस वस्तु की, बुरी भी वस्तु की को बहुत ही अच्छा बता दिया जाता है। यानी कि विज्ञापन जिस वस्तु का जितना ही ज़्यादा होता है, उस वस्तु की मांग जो है अपने आप जो है बहुत ज़्यादा होने लगती है। सरकार की कर नीति, यानी कि सरकार टैक्स लोगों पे कम कर देती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और सरकार लोगों पर टैक्स बढ़ा देती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। ये था मांग और मांग के प्रकार तथा मांग को प्रभावित करने वाले घटक। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे मांग का नियम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।